बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। माँ बेटे के पैरों में गिरकर बोली, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, भले ही कुटरी का जूठा हो या बासी हो। तभी बहू ने सास को बाल खींचकर मारने के लिए जैसे ही चप्पल उठाएगी तभी पीछे से पड़े जोरदार थप्पड़ के से बहू के होश ठिकाने आ गए। आखिर कौन थी वो बूढ़ी औरत जो 80 लाख की साड़ी में बॉडीगार्ड के साथ आने वाली थी, जिसे जिंदा देखकर बेटी बहू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैडम, इस कुर्सी पर से हट जाइए। आप दोनों वहाँ नीचे जो कुर्सियाँ पड़ी हैं वहाँ जाकर सभी के साथ बैठ जाइए। उस पार्टी को अरेंज करने वाली महिला ने पंकज और मीरा से कहा, क्योंकि वो दोनों गेस्ट की चेयर पे आकर बैठ गए थे। मीरा बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, हम यहाँ के मेन गेस्ट हैं। स्पेशली हमको पूजा ने आमंत्रण करके बुलाया है। पूजा मीरा की फ्रेंड थी। तब वो महिला बोली, सॉरी मैडम, आप लोग मेन गेस्ट होंगे, पर इस पार्टी की चीफ गेस्ट अभी बस आने ही वाली है। हाँ, इसलिए आप यहाँ से खड़ी हो जाइए और दूसरी जगह बैठ जाइए। मेरा मुंह बनाते हुए वहाँ से नीचे सभी के साथ बैठ गई। इस समय पूरा हॉल एकदम तालियों से गूंज उठता है। तभी अपनी चमचमाती मार्सिडीज कार से सुमित्रा देवी जी हॉल में प्रवेश करती है। जैसे सुमित्रा देवी जी हॉल में प्रवेश करती है, सभी लोग खड़े होकर उनका जोरदार स्वागत करते हैं। सुमित्रा देवी जी हॉल में प्रवेश कर चुकी थी। तन पे कम से कम 5 लाख की सिल्क बनारसी साड़ी, आंखों पे काला चश्मा। सबकी नजरें सिर्फ सुमित्रा देवी जी को ही निहार रही थी। पर जैसे ही मीरा और पंकज की नज़र सुमित्रा देवी जी पर पड़ी, दोनों की आंखें मानो चौंधिया गई हो, जैसे दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे, जैसे इशारे ही इशारे में पूछ रहे हो कि यह कैसे संभव हो सकता है। सुमित्रा देवी जी बहुत बुलाने पर उसके बच्चों के नामांकन पे आई थी, क्योंकि पूजा की सास और सुमित्रा देवी जी एक बेस्ट फ्रेंड थी। सुमित्रा देवी जी का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने गले से एक सोने के चैन निकाले और उस बच्चे के गले में पहना दिए। यह देखकर तो पंकज और मीरा कुछ जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। कुछ ही देर बाद सुमित्रा देवी जी वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था। लेकिन पंकज और मीरा के दिमाग की बत्ती तो जैसे आज गुली हो गई थी और पंकज तो जैसे सपने में ही पहुँच गया था। वह अपने बीते पलों को याद करने लगता है। सुनिए, हमें एक आया रखनी है, तो आप किसी आया को बुला सकती हैं क्या? पंकज ने अस्पताल के रिसेप्शन पर कहा, सर इस वक्त एक आया उपलब्ध है, आप चाहे तो उससे बात कर सकते हैं, मैं उसे बुला देती हूँ। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ बुला दीजिए, मुझे आज रात से ही चाहिए। मेरी पत्नी काफ़ी कमज़ोर है, बच्चे को अकेले संभाल नहीं पाएगी और मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, क्योंकि घर पे एक और बच्चा है। पंकज ने कहा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट एक आया को बुलाती है, तो काफ़ी नाजुक और कमज़ोर सी दिख रही थी। पंकज ने उन्हें देखकर रिसेप्शन से कहा, अरे मैडम, इन्हें तो खुद ही देखभाल की ज़रूरत है, या कोई मेरी पत्नी और बच्ची को संभाल पाएंगे? आप लोगों ने इन्हें काम पे रखा है क्यों है? किसी और को रख लेते, बुला दीजिए। पंकज ने कहा, सर मैंने पहले ही आपसे कहा है कि सिर्फ एक ही यहीं पर अभी उपलब्ध है। अगर आप इन्हें रखना नहीं चाहते हो तो आप खुद कहीं से इंतज़ाम कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ मैं ही इंतज़ाम करूँगा, पर इतनी रात हो गई है कि अब कुछ भी करना मुश्किल होगा। ठीक है,
बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतज़ाम कर लूँगा। फिर वो आया गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब आप हमको एक मौका दीजिए, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनकर ही पंकज चौंक जाता है और जब वह सुमित्रा जी का चेहरा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। ओहो, तू आप है, पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। मुझे नहीं चाहिए, नहीं रखना तुम्हें, आया जाओ यहाँ से। वो बूढ़ी और पंकज के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब ऐसा मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी, आप इस बूढ़ी चमड़ी पे मत जाइए, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है। उस बूढ़ी औरत सुमित्रा देवी जी ने कहा। पंकज के पास वैसे भी अभी सुमित्रा देवी जी को देखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और इतनी रात को किसी और का मिलना भी मुश्किल था। पर पंकज सुमित्रा देवी जी को रखने से पहले एक बार वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, उसकी माँ थी जो यहाँ आया का काम करती थी। खैर, पंकज ने उसे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार अपनी पत्नी मीरा से बात करने की सोचकर उसके पास गया और उससे कहा, मीरा गजब हो गया, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक आया रखना चाह रहा था, जिस पर इस क्लिनिक ने मुझे एक आया का नाम बताया। तुम यकीन नहीं करोगी, वो मेरी माँ है। क्या माँ जी यहाँ भी आया? पंकज ने कहा, हाँ क्या करूँ, इतनी रात हो गई है, सुबह से डिलीवरी के कामों में इतना बिजी हो गया था कि आयत भी अरेंज करना भूल गया, तो बस यही उपलब्ध थी। पंकज ने कहा, सुनो यह तो अच्छा मौका है, एक आया कितनी ही ध्यान रखेगी, एक बच्चे की दादी का देखभाल अलग ही होता है। मैं तो कहूँगी उन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें ऑल टाइम और फुल टाइम मेड मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। हमारे ऐसा करने के बावजूद क्या वो हमारे साथ चलेंगी? पंकज ने कहा, अरे हमें जरा सा माफ़ी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा सा रो पीट लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई देकर दे देंगे, आ जाएगी। वैसे भी इस आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश होगी यहाँ काम करके, वहाँ घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चे को भी संभाल लेगी। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं आज रात के लिए इन्हें रखता हूँ, इसी बीच तुम कुछ करके उन्हें हमारे साथ चलने को राजी कर लेना। मीरा ने कहा, ठीक है, आप बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूँगी। उस रात सुमित्रा देवी जी ने अपना काम बखूबी किया और मीरा ने कहा, मम्मी जी आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपके घर में निकलने के बाद हम बड़ा पछताए, या तो तुरंत ही आपको लेने भी गए थे पर आप इन्हें कहीं नहीं मिली। उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक आपको ढूंढते रहे पर आप हमें नहीं मिली। सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा। सुमित्रा देवी जी ने कहा, हाँ मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको अभी यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मीरा ने कहा। सुमित्रा देवी जी खुश होकर कहती है, ठीक है बहू, मैं यह बात बाहर कह आती हूँ कि तुम्हारे साथ जाऊँगी और यहाँ काम भी नहीं करूँगी। यह कहकर सुमित्रा देवी जी वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा देवी जी जाकर उस रिसेप्शनिस्ट मोना से कहती है, मैडम जी अब तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। तब मोना सुमित्रा देवी जी से कहती है, मैम अब तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिर क्यों आप मुझे मैडम कह रही हैं? तब सुमित्रा देवी जी कहती है, देखो मोना, मैं चाहती हूँ यह नाटक हमेशा ऐसा ही चलते रहे ताकि किसी को कोई शक न हो, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक मुझे मैम मत कहना। सुमित्रा देवी जी ने कहा, पर मैम आप उनके सामने ऐसा आया बनकर क्यों गई, जबकि आप तो यहाँ की मालकिन हैं? और वे लोग कौन हैं?
मोना ने पूछा। मेरे बेटे बहू हैं जिन्होंने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सुधि नहीं ली। जाने मुझ पर कितने ही अत्याचार किए। सुमित्रा देवी जी ने नम आंखों से कहा कि आज ये आपसे माफ़ी मांग रहे थे। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैम, आपने इन्हें अपने बारे में बताया? मोना ने कहा, नहीं मोना, यह लोग सुधरने वाले नहीं हैं और न ही कभी सुधर सकते हैं। यह तो मुझे बहला फुसला कर मुफ्त की नौकरानी अपने घर ले जाना चाहते हैं और इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। जैसे ही इन लोगों ने मुझे भूखा तड़पाया है, एक एक रोटी कुत्ते की तरफ फेंक कर देते थे, यहाँ तक कि कमरे में बंद करके बहू मुझे मारती थी। कहते कहते सुमित्रा देवी जी की आंखें भर आई। अब इनके साथ में ऐसा खेल खेलूंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। उस दिन जब मैंने इन्हें यहाँ से नहीं देखा, तभी मैंने आया बनने का नाटक करना है सोच लिया था। बस अब यह नाटक को चलते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है। सुमित्रा देवी जी ने कहा, पर मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया? मोना ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है मोना, तुम्हें सब कुछ बताऊंगी फिर कभी। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ, यह याद रखना, और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल न खुल जाए। सुमित्रा देवी जी ने कहा। उसके बाद सुमित्रा देवी जी पंकज और मीरा के साथ उसके घर चली जाती है। घर में घुसते ही मीरा कहती है, मम्मी जी, बच्चों को इतनी धूल में इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दीजिए, उसके बाद खाना बना दीजिएगा। बहू, कल मुन्ने ने पूरी रात जगाया था, पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर यह सारे काम कर लूँगी। सुमित्रा देवी जी के ऐसा कहते ही मीरा बोल पड़ती है, अरे वाह, आप तो ऐसे कह रही है जैसे आया का काम नहीं, किसी कंपनी के मालकिन का काम करती रही है। वो तो शुक्र मनाइए, वहाँ अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े सफाई करने के काम से बचा लिया मैंने आपको। और आप तो यहाँ ज़्यादा नखरे दिखाए तो वापस वही फेंक आऊँगी। जाइए और जो कहा है वह कीजिए। ठीक है बहू, जाती हूँ। यह कहकर सुमित्रा देवी जी काम करने चली जाती है। कुछ दिनों बाद मीरा उसी क्लिनिक पर अपना चेकअप कराने जाती है, तो साथ में सुमित्रा देवी जी भी जाती है। इधर आज मीरा और उसके बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर सुमित्रा देवी जी मोना और एक आदमी के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहे थे। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई थी मुझे, आज बताइए ना। आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे अजीब कर दिया? मोना ने कहा। सुमित्रा देवी जी बोली, मोना, यह सब इतना आसान नहीं था। बात उन दिनों की है जब मेरे पति का देहांत हुआ था और मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की सबसे बड़ी चुनौती थी। पैसे से मैं एक नर्स थी, इसलिए घर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी, क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता था, तो घर पे पंकज को उसके पापा ही संभालते थे। हमारी एक किराने की दुकान थी जिस पर किसी को नौकर रख लिया। पंकज के पापा पंकज को संभालते थे। जब वो गुजरे तब पंकज अपनी 12वीं की परीक्षा देने वाला था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दुकान संभालने की सोची ताकि पंकज और घर दोनों को संभाल सकूं। और संभाल भी फिर समय बीतता गया और पंकज को एक अच्छी जगह नौकरी मिली गई। उसने कहा, अब दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मैंने भी सोचा चलो अब दुकान चलाने की न तो मेरी उम्र है और न ही ज़रूरत, इसलिए दुकान बंद कर दें। फिर पंकज ने अपनी पसंद की शादी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था।
पर मीरा को मैं बिल्कुल भी नहीं भाती। उसे घर में यह बुढ़ी सास नहीं चाहिए थी। धीरे धीरे पंकज भी उसके रंग में रंगने लग गया था। वो दिन भर घर का पूरा काम मुझसे करवाती और पंकज से कहती कि मैं कुछ नहीं करती। पंकज इसकी बातों को ही सच मानता और मुझे सबके सामने उल्टा सीधा बातें सुना देता था। दोनों खाने से जो बचता वही झूठा मुझे खाने को दे देते। एक बार तो दोनों मुझे एक दिन कहकर 5 दिन के लिए घर पर बंद करके चले गए। शायद मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें लगा होगा सिर्फ पानी पीकर कब तक जिंदा रहेगी, मैं मर चुकी होगी, क्योंकि घर पे सिवाय पानी के और कुछ नहीं था। रसोई में उन्होंने ताला लगा दिया था। मैं भूख से रोती बिलखती थी, पर कौन मेरी बात सुनता। एक दिन मैंने अपने खिड़की से पड़ोसी को आवाज़ लगाई। हालांकि मैं यहाँ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे मेरे घर परिवार की बदनामी होती, पर भूख के आगे मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे पड़ोसी ने सबसे पहले तो मुझे खाना खिलाया और उसके बाद उस पड़ोसी ने पंकज को फ़ोन कर बुलाया और पुलिस में तक जाने की धमकी दी। तो उस वक्त मेरी बेटी बहू ने क्या कहकर बात को संभाल लिया कि गलती से हुआ है। हमारे घूमने जाने के बाद मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो लौट नहीं आए। पर यह सब झूठ था। उल्टा मेरे पड़ोसी से मदद मांगने पर पंकज और नाराज हो गया और बहू ने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा। अब तो वो मुझसे बिल्कुल पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी कि तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माँ अपना सामान बांध लो जल्दी। मैंने पूछा कहाँ जाना है। इस पर पंकज ने कहा, धनु में क्योंकि आप खुद को जाओगी नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो, कहाँ ले जा रहे हो बताओ न। मैंने पूछा तो बहू मेरे बाल पकड़ के बोली, बुढ़िया चुपचाप सामान बांध बिना कोई सवाल किए। कहीं ऐसा न हो कि ज़बरदस्ती मुझे यह सब करना पड़े। पड़ोसियों में तो मेरी शिकायत करती हो। क्या सोच रहा था कि यह सब लोग तुम्हारा साथ देंगे, मुझे जेल भिजवा कर खुद यहाँ आराम से रहोगी। बहुत हो गया बुढ़िया तेरा, अब तू जिया मरे हमें कोई परवाह नहीं, बस पीछा छोड़ दो। दोनों का इस तरह कहने की मानो मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं तुरंत निकल गई उस घर से। पर जाऊंगी कहाँ, यह सब कुछ नहीं जानती थी। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता है। मैं भी मंदिर गई। मंदिर में यूं ही बैठी थी, लोगों को बस देख रही थी कि तभी एक जगह लोगों की भीड़ और शोरगुल सुनकर भाग कर गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया था और किसी ने एम्बुलेंस बुलाई है। मैंने उस भीड़ में निकल कर पहले उसकी नस और धड़कनें अच्छी तरह से देखी और तुरंत ही उसे CPR देने लगी। लगभग इस तरह 20 मिनट हो गए। उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, पर मैं अपना काम करती रही। आखिर में उस आदमी ने हरकत की और तभी एम्बुलेंस भी आ गई थी। मैं उस आदमी के साथ अस्पताल भी गई। शायद मैं एक नर्स हूँ, यह बात उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा याद थी। अस्पताल में आने के बाद उस आदमी को बचा लिया गया और डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे शाबाशी दी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। जब मुझे कहा जाता था कि यह सब मेरे दूसरे जीवन शुरू होने की प्रक्रिया है। दूसरा जीवन मतलब मानो ने पूछा, मतलब जिस आदमी की मैंने जान बचाई थी वो खुद एक डॉक्टर था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसका नाम था डॉक्टर किशन अग्रवाल। क्या मतलब? हमारे सर, मोनू ने पूछा। कहाँ मोना? डॉक्टर सर, तो मेरी पूरी टूटी हुई ज़िंदगी को ऐसा मोड़ दिया है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद के साथ मुझे
काम पर रखा। जब मुझे वहाँ काफ़ी समय हो गया और वो भी डॉक्टर किशन अग्रवाल अक्सर बीमार रहने लगे थे, तो मेरे काम और लगन को देखकर उन्होंने मुझे इस अस्पताल का 50% मालिकीन बना दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। ऐसा कहकर जब उन्होंने कहा कि आप में इतना इंसानियत भरा है, उसी के बलबूते पे आप इस अस्पताल को अच्छे से मैनेज करो और अपनी पहचान बनाओ और दिखा दो अपने बेटे बहू को कि एक औरत जब सब दर्द सहकर एक बच्चा पैदा कर सकती है और अकेले पाल पोस कर इस लायक बना सकती है, तो एक औरत सब कुछ कर सकती है। और मैंने भी बहुत मेहनत की और आज इस अस्पताल को सब मेरे नाम से जानते हैं। बस इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँची। तभी मोना पूछती है कि मैम, आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गई हो? तो सुमित्रा देवी जी बोलती है, पहले तो मैं उस पे आश्रित थी, तो उसके अत्याचार सहती थी, पर अब मुझे उनकी असली जगह दिखानी है। मुझे यह दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया था। चाहती तो मैं भी उसे आया के पास रखकर या उससे घर पे अकेले रखकर अपना करियर बना सकती थी, पर मैंने उसे अपने करियर से आगे रखा और उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बस इसीलिए उसके साथ गई थी ताकि दोनों को अच्छा सबक सिखा सकूं। चलो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सुमित्रा देवी जी मीरा के साथ घर वापस आ जाती है। घर में घुसते ही मीरा ने कहा, मम्मी जी आकर खाने की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद मेरी और मेरी बच्ची की मालिश कर दीजिएगा। वो मैं तो भूल ही गई थी, पिंकी को बस स्टॉप पे भी लाना है, पहले पिंकी को ले आइए। सुमित्रा जी पिंकी को लाने के बाद घर पे खाने की तैयारी करने लगी। शाम को पंकज घर पे ही था कि कुछ लोग घर आते हैं। वो पंकज को कहते, सर आपका घर बड़े ही प्राइम लोकेशन पे है, तो हम यहाँ एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपको 2 फ्लोर के साथ एक दुकान और 20 लाख कैश भी मिलेगा। यह सब सुनकर पंकज और मीरा हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है। तो पंकज कहता है, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था क्या? तुम हमें उल्लू बनाने चले आए। तब वो लोग बोलते हैं, यह सारा काम रिटर्न में होगा और आप अभी हाँ कहे तो मैं इस कंटेंट पर साइन करते ही हम अभी आपको 1 लाख दे देंगे ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। यह सब इसलिए क्योंकि हमारे सर को यह एरिया में फ्लैट बनवाना है। अब आप जल्दी करें वरना हम यह ऑफ़र इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता। सोचो ना, फ्लैट वो भी 2-2, एक में हम रहेंगे और एक भाड़े पे चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पे चढ़ा देंगे। आपको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन 20 लाख से हम खुद का नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। मीरा ने कहा, पर कहीं यह फ्रॉड निकले तो इस तरीके से अचानक हमसे किसी का ऐसे ही विश्वास कैसे कर ले? पंकज ने कहा और उन्होंने कहा, तो सही है, अभी अगर हम यहाँ कहेंगे तो तुरंत 10 लाख रुपए देंगे। मीरा ने कहा, अगर हम अभी हाँ कर देते हैं तो आप हमें अभी 10 लाख देंगे? पंकज ने उस आदमी से पूछा, हाँ सर, आप हाँ कर इस पर साइन तो कीजिए, 10 लाख तुरंत आपके अकाउंट में। उस आदमी ने कहा। जैसे ही पंकज हाँ करके कागजात में साइन करता है, उसके अकाउंट में सच में पैसे आ जाते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद वह आदमी कुछ और कागजात पे साइन करवाता चला जाता है। पंकज खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन कर देता है। फिर इधर पंकज अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और एक दिन मीरा सुमित्रा देवी जी से कहती है, मम्मी जी, अब आप
वापस चली जाइए उसी अस्पताल में, क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनहूसियत नहीं चाहिए। पर बहू, मैं कहाँ जाऊँगी? अब मुझे इस घर से मत निकालो। तब मीरा गुस्से में बोलती है, चुप कर बुढ़िया, वरना इस बार तो तुझे किसी नाले में फेंक आऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने सुमित्रा देवी जी का हाथ कसकर जोर से पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ने लगी कि तभी एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे पड़ा। अपने गाल पे पड़े चाचा की आवाज़ से मीरा एकदम से सन रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक सुमित्रा देवी जी को इतना ताकत कहाँ से आ गई, क्योंकि वो जोरदार तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि सुमित्रा देवी जी ने ही मीरा के गाल पे चढ़ा था। मीरा तो अभी भी हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के सुमित्रा देवी जी को देखे जा रही थी। इससे पहले पंकज कुछ कहता सुमित्रा देवी जी ने अपना सामान लिया और घर से बाहर आंसू पोंछते हुए निकल गई। उनके जाते ही तभी अचानक दरवाजे पे वही सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें पंकज कहता है, तो कब हमारी डील पूरी होगी? और काम शुरू हो गया। सर, हमारा काम पूरा हो गया, अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी के इतना कहते ही पंकज कहता है, हाँ हाँ, हमने कुछ महीने के लिए भाड़े पे घर इंतजाम कर लिया है, फ्लैट बनते ही वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? तो वो आदमी बोला, फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप यह घर छोड़िए, क्योंकि यह सब हमारी मैम का है, उनके नाम पे, जिनके नाम पे आपने यह घर किया था। उस आदमी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो तुम? कौन सी मैम? किसके नाम पे हमने अपना घर किया? पंकज ने आश्चर्य से पूछा कि तभी अचानक वहाँ एक मास्टरीज गाड़ी आकर रुकी। तो उस गाड़ी से आवाज़ आई, मैंने लिया है बेटा यह घर। पंकज और मीरा जैसे ही उस गाड़ी पे नज़र डाली तो सुमित्रा देवी जी उस गाड़ी से निकलकर बाहर आ रही थी। आज सुमित्रा देवी जी नौकरानी के भेष में नहीं बल्कि उसके तन पर कम से कम 5 लाख की बनारसी सिल्क साड़ी थी और आंखों पे काला चश्मा था। मीरा और पंकज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभी अभी तो माँ यहाँ से नौकरानी के भेष में गई थी, फिर यह सब कैसे हुआ? एक आदमी बोला, सर, यही है हमारी मैडम जिन्होंने आपका घर खरीदा है, और शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बच्चा का सोचकर उन्होंने 1 लाख तुम्हें दे दिया है, वरना तुम लोगों को खाली हाथ सड़क पे भीख मांगना पड़ता। क्या आपने ये सब किया है? पर आपके पास इतने पैसे कहीं से हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी वोरी तो नहीं कर ली ना? पंकज ने आश्चर्य से सुमित्रा देवी जी से कहा। तभी उनका एक आदमी बोला, अरे मिस्टर, तमीज़ से बात कीजिए आप। अरे यह क्या चोरी करेगी? जिस अस्पताल में आपका बेटा पैदा हुआ है यह उस अस्पताल की मालकिन है, तो फिर इन्हें पैसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? उस आदमी ने कहा। अभी तक तो पंकज और मीरा पहले झटके से नहीं संभल पा रहे थे कि एक और झटका जोरों से लगा। अरे यह तो एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया है। मीरा ने कहा, उल्लू कौन बना है और किसने बनाया है यह तो पता चल ही जाएगा, सबसे पहले यह घर खाली करो। सुमित्रा देवी जी ने कहा, तो बोलो आप कौन होती है हमें घर से निकालने वाले? भूल गई बुढ़िया, कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे? कि तभी पंकज के गाल पे एक जोरदार तमाचा पड़ा। सुमित्रा देवी जी गुस्से में बोली, वे एक बेबस औरत थी जिस पे तुम अत्याचार करते थे। आज यह सुमित्रा बेबस नहीं है। खबरदार, जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम लोगों के हलक से जवान खींच लूँगी। उन्होंने दोनों का हाथ कसकर पकड़ा और घर के बाहर खड़ा कर दिया। इन लोगों का सामान घर के बाहर निकाल कर तुरंत ताला लगा दो और चाबी मुझे दो। सुमित्रा देवी जी का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों
गिड़गिड़ाते हुए सुमित्रा देवी जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन सुमित्रा देवी जी की ममता जैसे अब कहीं दफन हो गई थी। उन्हें बेटे बहू पे कोई तरस नहीं आया और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली गई। पंकज और मीरा तो अभी भी हैरान थे कि जिस माँ को कभी उन्होंने इतना सताया आज वे कहाँ पहुँच गई। पर अफसोस अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सुमित्रा देवी जी ने कभी बेटे बहू की तरफ मुड़ के नहीं देखा। दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने सुमित्रा देवी जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। इसलिए कहा जाता है कि अपने माता पिता के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। माता पिता के चरणों में जन्नत होती है और माता पिता का आशीर्वाद हम पे सदा बना रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।